Okay, so let's start, my dear students. कल हम लोगों ने कहां तक स्टडी किया था? कूलम्स लॉ एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ। यहां तक हम लोगों की स्टडी जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी। एंड अगर मैं नॉर्मली आपको बताऊं तो कूलम्स लॉ के कितने फॉर्म्स थे हमारे पास? नंबर 1, F is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। ये फॉर्म था मैग्नीट्यूड वाला फॉर्म, ठीक है। फिर उसके बाद वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा था 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। और यहां पर आप R12 लिखो या 21, एंड यहां क्या था? कैप था। ये एक फॉर्म। तीसरा फॉर्म हमारा जो है वो क्या है? F bar is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R cube। यहां फिर R का क्या आ जाता था? क्यूब, और यहां पर R12 या 21 का बार, ठीक है। ये तीन फॉर्म्स थे। एक फॉर्म और था हमारा नंबर 4, जो मैंने आप लोगों को कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग समझाया था, ठीक है। वो क्या था हमारा? 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R1 बार माइनस R2 बार, इसका क्या था? क्यूब, और यहां क्या था? R1 बार माइनस R2 बार। ये सारे के सारे फॉर्म्स हमारे किसके थे? कूलम्स लॉ के। कूलम्स लॉ क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, देन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तीनों के बीच में फॉर्मूला क्या है, एंड तीनों एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्टेड है, वो सब मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले लेक्चर में अच्छे तरीके से समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से आप लोगों को नोट्स मिलना भी शुरू हो जाएंगे। नोट्स जो है मैं आप लोगों को या तो सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी दोनों तरीके से प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। कल से मैं प्रिंट निकाल लूंगा, एंड बिल्कुल सिंपल एंड स्वीट अच्छे नोट्स है, वही आप लोगों को स्टडी करना है, ठीक है। अब इसके बाद आज जो हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। एक छोटा सा प्रिंसिपल है, चार्जेस के ऊपर अप्लाई होता है। सो हियर आई विल राइट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। चाहे तो आप वहां पर चार्जेस लिखो, नहीं भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है चार्जेस की, वो अंडरस्टूड है, ठीक है। सो लुक एट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस क्या होता है। सिंपली पहले मैं आप लोगों को कुछ नॉर्मल सी चीजें बताता हूं। सपोज यहां पर एक चार्ज है Q1 और यहां एक चार्ज है Q2। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। दोनों के बीच में 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। Q1 Q2 पॉजिटिव नेगेटिव, एंड दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है? 100 न्यूटन। सपोज हम यहां पर एक तीसरा चार्ज लेकर आ गए, ठीक है। चार्ज का नाम दिया हम लोगों ने Q3। कोई भी पोलैरिटी ले लो, इसको भी अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो पॉजिटिव मान लो, नेगेटिव लेते हो तो नेगेटिव मान लो। अब क्वेश्चन ये है कि जब तक यहां पर Q3 नहीं था, Q1 और Q2 के बीच में कितना फोर्स था? 100 न्यूटन का। जैसे ही हम Q3 को लेकर आए तो क्या Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स था 100 न्यूटन, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी? सो आंसर है नहीं। कभी भी दो चार्जेस के बीच वाली जो फोर्स होता है, या दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स की वैल्यू होती है, वो तीसरे चार्ज की प्रेजेंट या आने की वजह से चेंज नहीं होती, ठीक है। नो इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल 100 न्यूटन। देखो बहुत माइनर सा फर्क है, बहुत ध्यान से समझना है। फिर से बता, हमारे पास पहले कितने चार्जेस थे? यहां पर 2 चार्जेस थे, Q1 Q2। दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना था? 100 न्यूटन। हमने कहा हम एक और तीसरा चार्ज यहां पर लेकर आ जाते हैं Q3। कोई भी पोलैरिटी, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, नो प्रॉब्लम। तो हमने पूछा आपसे कि क्या Q3 को लाने की वजह से
सपोज Q3 एंड Q2 इसके बीच में फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन। कितना लग रहा है? 60 न्यूटन। तो जैसे हम Q3 को लेकर आते हैं, Q1 और Q2 के बीच में जो 100 न्यूटन का फोर्स था, क्या वो 100 न्यूटन डिक्रीज हो जाएगा, क्या वो 100 न्यूटन इंक्रीज हो जाएगा, या वो 100 न्यूटन ही रहेगा? सो आंसर है वो 100 न्यूटन ही रहेगा। और एक चार्ज लेकर आ गए हम लोग, सपोज Q4, इस Q4 का फोर्स भी जो है वो Q1 के साथ है, सपोज ये 50 न्यूटन है। अभी भी Q1 और Q2 के बीच में जो 100 न्यूटन था, क्या वो चेंज होगा? आंसर नो। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट दो चार्जेस के बीच में जितना भी फोर्स है आपस में, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, जो भी उसकी वैल्यू है, किसी और चार्ज के प्रेजेंट होने से या आ जाने से दो चार्जेस के बीच के फोर्स की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया, ये कंसेप्ट है, बट ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं। ये कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस का कंसेप्ट क्या है? अभी क्या था, मैं वर्ड्स पर ध्यान देना, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा था Q1 Q2 के बीच में जो 100 न्यूटन का फोर्स है, क्या वो चेंज होगा? तो आपने क्या कहा? नहीं, किसी और चार्ज के प्रेजेंट होने की वजह से Q1 Q2 के बीच में कोई फोर्स चेंज नहीं होगा। बट ये बीच में बोल रहा हूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या Q1 Q2 Q3 Q4 सारे के सारे यहां पर रखे हुए हैं, ठीक है, क्या ये सब मिलकर Q1 पर फोर्स लगा रहे होंगे? मेरे वर्ड्स को बड़े ध्यान से सुनना। क्या Q2 Q3 एंड Q4 तीनों का फोर्स Q1 पर लग रहा होगा कि नहीं? तो आंसर है यस, सारे के सारे जो है वो चार्जेस Q1 पर फोर्स लगा रहे हैं। अगर नेगेटिव है सारे तो इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे, या फिर पॉजिटिव है सारे के सारे तो इसको रिपेल कर रहे होंगे, बट फोर्स लग रहा होगा। तो दोनों चीजों पर सुनिए। नंबर 2 वाला कंसेप्ट क्या है? हाउ मच फोर्स चार्ज Q1 विल एक्सपीरियंस। चार्ज Q1 कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मतलब मैं नेट फोर्स की बात कर रहा हूं चार्ज Q1 पर, इसकी बात कर रहा हूं नेट फोर्स की, नेट फोर्स। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का रूल ये है कि सारे के सारे चार्जेस का फोर्स जो Q1 पर लग रहा है, हम सबका क्या करेंगे? वेक्टर सम करेंगे। क्या करेंगे? वेक्टर सम करेंगे। एंड वेक्टर सम करके चार्ज Q1 पर टोटल नेट फोर्स कितना लग रहा है, इस चीज को हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। एंड दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लगे तो मैं यहां पर इसको लिख देता हूं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? नोट से लिखते सिंपली, इट इज फोर्स on a charge is a vector sum. Force on a charge is a vector sum of forces due to different charges around it. ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बुक में भी है, नोट्स में भी अलग अलग वर्डिंग्स यूज की जाती है, नो प्रॉब्लम। क्या है? फोर्स ऑन अ चार्ज, एक सिंगल चार्ज में, आप ऐसा भी बोल सकते हो, फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज, ऑन अ सिंगल चार्ज इज अ वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस अराउंड इट। एक चार्ज पर नेट फोर्स या टोटल फोर्स कितना होगा? सो वो क्या होगा? सारे के सारे चार्जेस कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं Q1 पर, सबका हम क्या करेंगे? वेक्टर सम करेंगे, जितने भी चार्जेस इस चार्ज Q1 के अराउंड में है। दिस इज नोन एज व्हाट? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड मेरे वर्डिंग्स में छोटा सा डिफरेंस है। कितने भी चार्जेस Q1 Q2 के आसपास रख दिए जाए, Q1 Q2 के बीच में जितना फोर्स है, क्या उस पर कोई इफेक्ट होगा? आंसर नो। दो चार्जेस के बीच में जितना भी फोर्स है
किसी भी और चार्ज की वजह से या किसी और चार्ज के आ जाने की वजह से इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स कभी भी चेंज नहीं होगा। ये कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट क्या है, सिर्फ चार्ज Q1 पर कितना टोटल फोर्स या नेट फोर्स लग रहा है। तो हर एक चार्ज का फोर्स Q1 पर कितना लग रहा है उस सब का हम क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो आप सपोज मैं यहां पर इसको आपको डायग्राम वाइज और जो बुक में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अच्छे तरीके से समझा देता कि क्या होगा। देखिए सपोज मैं एक सिचुएशन बना रहा हूं, यहां पर ये चार्ज है हमारा Q1 इस तरीके से, यहां पर चार्ज रखा हुआ है Q2, Q1 Q2, यहां रख दिया Q4, ये है पॉजिटिव, ठीक है, ये है नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव, और ये क्या है Q3, ये है नेगेटिव। ठीक है, चलो तो फटाफट बताइए कि आपको यहाँ पर हमारा फेनोमेना क्या होगा। ध्यान से सुनिए, Q1 पॉजिटिव Q3 नेगेटिव, तो ऐसा मान लो कि Q3 Q1 को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, Q3 नेगेटिव है, Q1 पॉजिटिव है, तो Q3 Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, Q2 भी Q1 को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, बट यहां पर देखो आप Q4 पॉजिटिव है एंड Q1 भी पॉजिटिव है, तो Q4 Q1 को क्या करेगा, पुश करेगा, रिपेल करेगा। तो किस तरफ रिपेल करेगा, इस तरफ रिपेल करेगा। ठीक है, तो अब सारे फोर्सेस के हम लोग क्या करते हैं, नाम रखते हैं। ठीक है, नाम कैसे, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि नाम डिसाइड करने का तरीका क्या है, फोर्स लिखते हैं और ए भी लिखा। ए का मतलब क्या है, ऑन, जिस पर फोर्स लगा। बी का मतलब क्या है, बाय, जिसने फोर्स लगाया। ठीक है, अब मैं यहां पर लिखता हूं F लिखा। देखिए Q4 में Q1 को पुश किया, तभी तो Q1 इस तरफ गया ना, मतलब Q4 में फोर्स किस पर लगा है, जैसे दो है, इंसान है, एक मैं हूं और एक मेरे सामने कोई पर्सन खड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने उस पर फोर्स लगा, धक्का दिया, जैसे मैंने उसे धक्का दिया तो वो क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। इसका मतलब मैंने अपने सामने वाले पर्सन पर क्या लगाया, फोर्स लगाया, दैट्स व्हाई वो क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ। तो यहाँ पर डिस्प्लेस कौन हुआ, Q1, मतलब Q1 पर क्या लगा होगा, फोर्स। तो अगर मैं वो फोर्स Q4 के अकॉर्डिंग सोचूं तो Q4 का पोलैरिटी पॉजिटिव, Q1 का पोलैरिटी पॉजिटिव, तो Q4 Q1 को पुश किया, दैट्स व्हाई इधर आया। तो किसने किस पर फोर्स लगाया, पहला वाला जो पोजीशन होता है जिस पर फोर्स लगता है, तो लगा किस पर, 1 पर, लगाया कौन, 4। ये तरीका हो गया। ठीक है, यहां पर आप एरो किधर जा रहा है, Q3 की तरफ जा रहा है, मतलब Q3 ने Q1 को अपनी तरफ क्या किया होगा, अट्रैक्ट। अब वही सोचो, एक पर्सन मेरे सामने खड़ा है, मैं यहाँ खड़ा, मैं एक पर्सन को पकड़ता हूँ और अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है, तो मैंने उस पर्सन पर क्या लगाया, फोर्स लगाया, किधर, अपनी तरफ। जब वो मेरी तरफ आ रहा था मैं खींच रहा था, मुझसे दूर जा रहा था मैं उसको रिपेल कर रहा था। तो एरो देखिए, एरो किसकी तरफ है, Q3 की तरफ है, मतलब Q1 किसकी तरफ जा रहा है, Q3, मींस Q3 ने Q1 को क्या किया होगा, अपनी तरफ खींचा होगा, अट्रैक्ट किया होगा। रीजन, Q3 की पोलैरिटी नेगेटिव है एंड Q1 की पोलैरिटी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर इस फोर्स का नाम क्या हो जाएगा, F। लग किस पर रहा है, 1 पर, लगा कौन रहा है, 3, तो F1। यहाँ पर भी देख सकते हो, ये Q2 की तरफ है एरो, मतलब Q2 Q1 को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अगेन Q2 फोर्स लगा रहा है किस पर, Q1 पर। ठीक है, लगाने वाला कौन है, 2, और ये क्या हो गया, F12 बार। ठीक है, अब यहां पर सारे फोर्सेस, तो Q1 पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, Q1 पर Q2 भी फोर्स लगा रहा है, Q3 भी फोर्स लगा रहा है एंड Q4 भी फोर्स लगा रहा है। अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस की जो हम लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा कि अगर Q1 पर नेट फोर्स कितना लग रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें निकालना है, तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम लेना पड़ेगा। तो फोर्स ऑन चार्ज नंबर 1 इज इक्वल्स किसकी किसकी वजह से लग रहा है, देखिए F12 बार प्लस F13 बार, ठीक है, प्लस F14 बार। और अगर होता
चार्ज नंबर 5 होता तो उसकी वजह से भी फोर्स लगता। n नंबर ऑफ चार्जेस हो, सपोज यहाँ पर Q5 भी है, Q6 भी है, Q7 भी है एंड Qn, सबका क्या हो रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। तो प्लस अप टू सो ऑन हम क्या करते हैं, फोर्स सब किस पर लगा रहे हैं, चार्ज नंबर 1 पर, और लास्ट चार्ज हमारा क्या है, Qn, इधर से हटा देता हूं, Qn, ठीक है। तो सबका क्या निकाल देते हैं, वेक्टर सम। ये तरीका होगा हमारा वेक्टर सम करने का। अब सिंपली क्या करेंगे, सबकी वैल्यूज वहां पर पुट कर देंगे, ठीक। कैसे, वो देखिए। नॉर्मल हमारा जो फोर्स होता है उस फोर्स का वैल्यू क्या होता है बेटा, तो नॉर्मली फोर्स की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर R का हम क्या कर देंगे, डायरेक्शन भी बता देंगे, ठीक, कि कौन सा अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा रिपेल कर रहा है, सारी चीजें। यहाँ पर R12 लिख दिए और यहाँ पर क्या करेंगे, कैप दे देंगे, R12 लिख देंगे। ये तरीका हम लोगों ने कल बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया है, ठीक है। तो अब क्या करना हम लोगों को, अब इसके बाद देखो सारे फोर्सेस की वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे। क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ पर 1 2 कौन कौन से चार्जेस है, चार्ज नंबर 1, चार्ज नंबर 2, तो Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप, फिर उसके बाद प्लस, ये वाला प्लस लिखो, ठीक है। F13 चार्ज नंबर 1 एंड चार्ज नंबर 3, तो फोर्स क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, और जब दूसरा वाला चार्ज क्या है हमारा, Q3 डिवाइडेड बाय R13 स्क्वायर R13 कैप, फिर उसके बाद प्लस, ठीक है। अब कौन सा चार्ज है, चार्ज 1 और चार्ज 4, चार्ज 1 एंड चार्ज 4, फिर से फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 एंड चार्ज 3 था, यहां पर कौन सा है हमारा, चार्ज नंबर 4 डिवाइडेड बाय R14 का स्क्वायर R14 का कैप, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन, यहां पर लिखेंगे प्लस अप टू सो ऑन, और लास्ट वाला चार्ज जो हमारा, ये प्लस लिखा, बहुत सारे यहां पर आएंगे, तो लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, इसको ऐसे हाईलाइट कर दो जरा, यहां लिखा प्लस, ये प्लस और अप टू सो ऑन, और यहाँ क्या लिखा, प्लस। लास्ट वाला चार्ज क्या है, फोर्स क्या है, 1 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 पहला चार्ज, और लास्ट में चार्ज कौन है हमारा, Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर R1n का कैप। ये हो गया हमारी सारी वैल्यूज यहाँ पर की पुट कर दी। अब आप यहाँ से क्या चीज देख सकते हो, क्या चीज यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, तो आप देखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एक चीज, और Q1 सबके पास है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, Q1 ऐसे कर सकते हैं, या 1 into Q1 निकालेंगे जब बाहर, तो यहाँ पर ऐसे निकालेंगे, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने क्या कर दिया, कॉमन। अब हमारे पास क्या बचा, सिंपली Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R12 कैप प्लस Q3 अपॉन R13 स्क्वायर 1 प्लस Q4 अपॉन R14 का स्क्वायर R14 कैप प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1, क्या हो जाएगा, Qn अपॉन R1n का स्क्वायर R1n कैप। ये हमारे पास बच गया। अब देखिए, इसको भी मैथमेटिक्स के समेशन के रूल से हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही स्मॉल या छोटा बना सकते हैं, ठीक है। इसको मैं ऊपर करता हूं आप लोगों को, देखिए, तो फोर्स ऑन चार्ज नंबर 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या है हमारे पास, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां तक तो ठीक है। इसको हम समेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको समेशन के फॉर्म में आप देखते हैं, समेशन, ठीक, ये मैथमेटिक्स में सभी लोगों ने पढ़ा होगा, समेशन I इज इक्वल्स टू, कितना पुट करोगे, 1 2 3 की 2 3 4, तो आप देख सकते हैं Q1 को हमने पहले बाहर निकाल लिया है, ठीक है। तो अब जो सेकंड Q1 पर नहीं लग रहा है,
आई की वैल्यू कहां से पुट करेंगे, यहां पर देख सकते हो चार्ज नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है 2 से, तो I इज इक्वल्स टू 2 3 4 ऐसे ना लिखते हुए हम क्या करते हैं, कहां से स्टार्ट हुआ I इज इक्वल्स टू 2 और कहां तक गया n तक, तो समेशन I इज इक्वल्स टू 2 to n, यहां तक हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या बचा, ऊपर यहां पे है Q, यहां क्या लिख दिया I अपॉन R1 I, देखो Q था यहाँ 2 है तो क्या लिखा I, R है 1 एज इट इज लिखा रहेगा और जहां नंबर है उसकी जगह क्या लिखेंगे I और यहाँ क्या लिख दिया स्क्वायर और R अगेन 1 रहेगा और जहां नंबर है वहां पर क्या रहेगा I रहेगा और यहाँ पर सॉरी क्या आ जाएगा कैप आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द मेन फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, दो चार्जेस के बीच का फोर्स कभी भी चेंज नहीं, दो चार्जेस के बीच का फोर्स कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे हम उसके आसपास कितने भी चार्जेस लेकर आ जाएं। बट एक चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है बाकी सारे चार्जेस की वजह से, तो हमें हर एक चार्ज का फोर्स उस पर एज अ वेक्टर सम कैलकुलेट करना पड़ेगा और वो ये है। यहाँ पर किस पर हमने फोर्स अप्लाई किया था, चार्ज नंबर 1 पर, ठीक है। तो ये पूरा डेरिवेशन एनसीईआरटी में तो डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, ये मैंने सीधे सीधे आपको करवाया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। तो न्यूटन्स लॉ, सॉरी कूलम्स लॉ, उसके सारे फॉर्म्स, वो सब कुछ करने के बाद ये एक छोटा सा हमारा प्रिंसिपल था, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। अगर सपोज किसी को थोड़ा सा डाउट भी रहेगा कि एक बार और देखने हैं लेक्चर को, तो लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, ओके। मैं रात में इसको जो है अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वहां से भी लिंक सेंड कर दूंगा मैं ग्रुप में, तो एक बार और अगर आप देखना चाहोगे तो इसको आप लोग एक बार और देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। अब इसके बाद अगला टॉपिक, यहां तक हम लोगों ने चैप्टर 1 में जितना भी पढ़ा, अब इसके बाद यहां से नेक्स्ट सेशन जो हमारा स्टार्ट होगा दैट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसके बारे में स्टार्ट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो अगला सेशन इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रियल होती है, ये एक सिर्फ इमेजिनरी कंसेप्ट है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उस रियलिटी में दिखती नहीं बट है, तो उसका क्या इफेक्ट होता होगा, क्या करती होगी, ये सारी चीजें हम लोगों को समझना है। जिस तरीके से हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड को स्टडी किया, क्या स्टडी किया ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, कि अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को जिसके पास मास होता है उस पर फोर्स अप्लाई करती है और उसको अपनी तरफ क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है। तो वो फोर्सेस जहां पर, जैसे अर्थ है नीचे और ये मार्कर है, मैं इसको अगर छोड़ दिया तो आपने देखा ये नीचे जा रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव करता है मींस उस डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट पर क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। तो जैसे इस मार्कर को मैं रिलीज करता हूं, मार्कर नीचे जा रहा है, मतलब कोई तो ऑब्जेक्ट है जो इस मार्कर को नीचे की तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। और नीचे कौन है, मदर अर्थ। तो हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। हमने लाइफ में जो फोर्सेस देखे थे वो क्या था कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर दूसरा ऑब्जेक्ट जब फोर्स लगाता है तो वहां पर क्या होता है, कांटेक्ट। अगर मुझे आपको पुश करना है तो मुझे मेरे हैंड से आपकी बॉडी पर कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, तभी मैं आपकी बॉडी पर क्या करूंगा, फोर्स अप्लाई कर पाऊंगा। तो ये हो गया कांटेक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स हो गया, कांटेक्ट फोर्स, जहां पर एक ऑब्जेक्ट को दूसरी बॉडी पर अगर फोर्स अप्लाई करना है तो कांटेक्ट में आना मस्ट। दूसरा एक नया टाइप का फोर्स हमने देखा जहां पर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आए बिना ही या तो उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेता है या तो उसको रिपेल कर लेता है। सबसे पहले हमारे पास सिर्फ क्या था, ग्रेविटेशनल फील्ड। हमने ग्रेविटेशनल फील्ड को देखा, हमने देखा कि अर्थ बिना किसी ऑब्जेक्ट के पास जाए बिना हर ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ऐसे सारे फोर्सेस जहां पर फोर्स अप्लाई जरूर हो रहा है बट कहीं पर कांटेक्ट नहीं हो रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट, फील्ड फोर्सेस। इन्हें हम क्या कहते हैं, फील्ड फोर्सेस। एंड ये फोर्स ग्रेविटेशन की वजह से हुआ था,
दैट्स वाई इसका नाम क्या रख दिया हम लोगों ने, ग्रेविटेशनल फील्ड। एक चीज होगी। इसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड के बाद फिर हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेट पीस आप ले लीजिए, यहां पर कोई भी आयरन का पीस ले लीजिए। आप देखते हैं कि मैग्नेट को हम जब मूव करते हैं तो आयरन पीस भी थोड़ा थोड़ा क्या होता है, मूव होता है। और अगर मैग्नेट और आयरन पीस ज्यादा करीब रखे हैं तो मैग्नेट उस आयरन पीस को अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तब हम क्या बोलते हैं, देखो मैग्नेट और आयरन पीस में कोई कांटेक्ट था क्या, नहीं, फिर भी मैग्नेट ने आयरन पीस को क्या कर लिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तब हमने इसको क्या नाम दिया, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहां पर भी कांटेक्ट हुआ था क्या, नहीं। तो ये दो इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब हमने क्या देखा कि जब हम किसी चार्ज को, सपोज ये इतना बड़ा हमारा क्लासरूम है, ये स्पेस है, इसको हम मान लेते हैं कि मैं सपोज अपने घर से एक चार्ज लेकर आया और उस चार्ज को यहां पर लाकर रख दिया। ठीक है, Q नॉट। आपसे अब जब भी हम लोग Q नॉट लिखेंगे तो ये याद रख लेना कि Q नॉट का मतलब क्या होता है, टेस्ट चार्ज। क्या होता है, टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो क्योंकि हम बार बार Q नॉट को यूज करने वाले, उसके ऊपर टेस्ट करने वाले, तो उसका नाम क्या रख दिया, टेस्ट चार्ज। और यहां पर हम लोग कैपिटल Q भी यूज करेंगे और इसका नाम दे देंगे हम लोग सोर्स चार्ज। ठीक है, सोर्स चार्ज। ये दो चीजें याद रखिए, फिर मैं क्लियर कराता। तो Q नॉट सपोज हम यहां पर लेकर आए और रखा। जैसे ही Q नॉट को यहां पर रखा इस रूम में सपोज, तो मैंने क्या देखा, Q नॉट इस डायरेक्शन में मूव करने लगे। ठीक है, आप चाहो तो Q नॉट की पोलैरिटी कितनी मान लो, पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज बड़ा छोटा सा चार्ज, बहुत ही छोटा सा, बिल्कुल पॉइंट चार्ज के बराबर, जिसके ऊपर हमें टेस्ट करना है। जैसे लेबोरेटरीज में माउस चूहे के ऊपर टेस्ट होता है ना, वैसे यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करने के लिए एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है कि नहीं लगाता है, ये सब पता करने के लिए हमने अपना जो टेस्ट चार्ज मान लिया वो किसको मान लिया, Q नॉट। तो मैं यहाँ लेकर आया, छोड़ा, जैसे ही रखा मैंने देखा Q नॉट अपने आप इस डायरेक्शन में मूव कर गया। तो Q नॉट पर तो कोई कांटेक्ट नहीं दिखा ना हम लोगों को। हमने कहा ये तो कोई कांटेक्ट नहीं है। दूसरा ये कि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड होता तो इस चार्ज को क्या करता, अपनी तरफ खींच लेता, अर्थ की तरफ। अर्थ की तरफ ये नहीं जा रहा है, इसका मतलब इस पर ग्रेविटेशनल फील्ड इफेक्ट नहीं कर रही है और आसपास तो कहीं मैग्नेट भी नहीं, इस पर मैग्नेटिक फील्ड भी इफेक्ट नहीं कर रही है। अच्छा, एक चीज हमें और पता थी, फिजिक्स में ना सिमिलैरिटी ज्यादा पसंद की जाती है। ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स उसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा जिसके पास मास हो। अर्थ के पास क्या है, मास है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर अप्लाई होता है, वो बॉडीज जिसके पास क्या होता है, मास होता है। F इज इक्वल टू G m1 इंटू m2 अपॉन r², दो मासेस के बीच में। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड दो मासेस के बीच में होती है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल फील्ड दो चार्जेस के बीच में होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब दो चार्जेस के बीच में, या एक चार्ज अपने आसपास एक स्पेस बना लेते हैं। खैर ये वर्ड इतना क्लियर नहीं है तो मैं अभी और समझाता हूं। टेस्ट चार्ज Q नॉट लाया इस रूम से उस चार्ज को लेकर के आए इसके पास वाले रूम में। ठीक है, पहला वाला रूम, सेकंड रूम, इसमें लेकर गया तो अब देखा Q नॉट जो है वो इस डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, फिर थर्ड वाले रूम में लेकर गया तो वहां देखा कि Q नॉट जो है वो नीचे चला गया। तब हमने सोचना स्टार्ट किया कि रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3 तीनों में कोई ऐसी इनविजिबल प्रॉपर्टी है स्पेस में कोई इनविजिबल प्रॉपर्टी है जो इस चार्ज पर क्या कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है। इसकी वजह से कभी चार्ज इस डायरेक्शन में चले जाता है, कभी चार्ज अपवर्ड डायरेक्शन में चले जाता है, कभी चार्ज डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक है, तो पहले तो हमने सिर्फ इतना देखा कि चार्ज मूव किया, तब हमें यह पता चल गया कि इस चार्ज पर क्या लगा होगा, फोर्स। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने हमें पहले ही बता दिया था, न्यूटन फर्स्ट लॉ, कोई भी चीज उसी वक्त मूव करती है जब उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो तीनों रूम में फोर्स है। अब अगर फोर्स है तो फोर्स लगाने वाला भी कोई ना कोई तो होगा ना, कि बिना लगाए किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग जाएगा। तब हमने सोचा कि अगर ये चार्ज है तो इस पर फोर्स भी कौन लगा रहा होगा, चार्ज ही लगा रहा होगा। क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है, एक बॉडी
ऐसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करती है जो उसी की जैसी, मास वाला मास पर तो चार्ज वाला चार्ज पर। तो हमने सोचा कि इस प्लस क्यू नॉट पर कहीं ना कहीं कोई और चार्ज है जो इस क्यू नॉट पर क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। बट वो चार्ज को नाम क्या दिया हम लोगों ने, सोर्स चार्ज, ठीक है। बट वो सोर्स चार्ज ना तो हमें रूम नंबर 1 में दिखा, ना 2 में दिखा, ना 3 में दिखा, ठीक है। तो हमने ये मान लिया कि सोर्स चार्ज कहीं पर भी होता है, कहीं पर भी होता है, ठीक है। वो अपने आसपास एक ऐसी फील्ड बना लेता है, सोर्स चार्ज क्यों अपने आसपास एक ऐसी फील्ड बना लेता है जिस फील्ड में अगर कोई भी चार्ज आता है तो वो उस पर क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। अब इस सोर्स चार्ज को भी हम क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा मान लेते हैं कि यहां पर सोर्स चार्ज क्यों रखा हुआ है और यहां पर इसकी क्या रखी हुई है, पूरी फील्ड, ये जो मैंने बना दिया ये क्या है, फील्ड है। तो क्यू चार्ज की फील्ड में कोई भी दूसरा चार्ज आएगा तो इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ये बिल्कुल सिमिलर है ग्रेविटेशनल फील्ड में, और ग्रेविटेशन के चैप्टर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। तो यहां पर क्यू चार्ज इन तीनों पर फोर्स अप्लाई करेगा। अब जैसे ये फोर्स इन तीनों पर अप्लाई करता है, अब मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूं, ठीक है। अभी तो डायरेक्शन का हो गया, मैं डायरेक्शन के अलावा मेन फॉर्मूला बताता हूँ, फिर कंसेप्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड के और क्लियर करता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक चार्ज के द्वारा उसके आसपास में बनाया गया स्पेस, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी फील्ड, ठीक है। अगर कोई चार्ज उसकी फील्ड में आएगा तो उस पर फोर्स अप्लाई करेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और नेगेटिव चार्ज है तो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहां तक हो गया। अब हमने क्या देखा, देखिए सपोज चार्ज क्यू नॉट को हम रूम नंबर 1 में लेकर आए, ठीक है। जैसे हम चार्ज क्यू नॉट को रूम नंबर 1 में लेकर आए, हमने क्या देखा कि किसी भी तरीके से हमने उसको कैलकुलेट किया और हमने देखा रूम नंबर 1 में चार्ज क्यू नॉट पर कितना फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन। कितना फोर्स, 5 न्यूटन, ठीक है। फिर हम चार्ज क्यू नॉट को रूम नंबर 2 में लेकर गए, ठीक है। तो हमने देखा उसी चार्ज पर, सेम चार्ज था क्यू नॉट जो इस रूम में रखा था, इसके बाद 3 रूम है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले वाले रूम में कितना फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन। फिर दूसरे वाले रूम में लेकर गया उसी चार्ज को, क्यू नॉट को ही, ठीक है। तो मैंने देखा दूसरा रूम में उस पर 10 न्यूटन लग रहा है। उसके बाद तीसरे रूम में जब उसको लेकर गया तो मैंने देखा सपोज उस पर 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है। मैंने कहा चार्ज तो एक ही है, रूम नंबर 1 में 5 न्यूटन, रूम नंबर 2 में 10 न्यूटन, रूम नंबर 3 में जो है वो 20 न्यूटन, ऐसा क्यों? तो हमको ये पता चला कि पॉसिबल है चार्ज पर फोर्स कौन लगाता है, एक चार्ज की फील्ड। हो सकता है कि रूम नंबर 1 में जो फील्ड थी उसका स्ट्रेंथ, उसका पावर, उसका इंटेंसिटी कम था, दैट्स व्हाई कितना फोर्स अप्लाई किया, 5 न्यूटन। दूसरे वाले रूम में हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, पावर ज्यादा था, इस वजह से उसने कितना फोर्स लगाया, 10 न्यूटन, ठीक है। तीसरे में देखा तो उसमें हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ताकत था या इंटेंसिटी था वो बहुत ज्यादा था, तो इस वजह से उसने कितना फोर्स लगाया, 20 न्यूटन। मतलब ये है कि चार्ज पर, मतलब यह है कि चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा ये कौन डिसाइड करेगा। पहली चीज नंबर 1, चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, फोर्स कौन लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा ये किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर। इसका मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल ई से। इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिनोट करने वाले हैं, लाइट ऑफ होगी बेटा, ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यू। ये जो मैंने एग्जांपल आपको दी, हमने देखा एक ही चार्ज पर अलग अलग जगह, मैंने 3 रूम की एग्जांपल ली। मतलब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि आप अगर स्पेस, प्लेस को चेंज करते हो तो हो सकता है एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ अलग था होगा, दूसरी जगह अलग, तीसरी जगह और अलग था होगा, ठीक है। इस वजह से उसी चार्ज पर अलग अलग फोर्सेस लग रहे थे।
कहीं पर 5 न्यूटन, कहीं 10, कहीं 20। तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट करेंगे ई से। आप इसको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हो, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हो, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हो। इसका 3 नाम। बट जो ज्यादा फेमस, ज्यादा ट्रेंडिंग है वो है हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? तीव्रता, कि इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी ताकत है। ठीक है, तो आप देखोगे चार्ज पर कितना फोर्स लगा, ये किससे डिसाइड हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है ना। अब दूसरा, पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को, अब दूसरा वाला पॉइंट समझिए। देखिए अब मैं क्या करता हूं, इसी रूम में अब एक जगह अपना अपनी प्लेस को चेंज नहीं करूंगा, इस टेस्ट चार्ज Q0 को लेता हूं। ठीक है, सपोज Q0 का जो चार्ज था वो 1 कूलम। तो यहां पर जैसे मैंने इसको रखा, इस चार्ज Q1 को यहां पर रखा, मैंने अब क्या देखा? Q0 को, इस पर कितना फोर्स लगा? 5 न्यूटन। अब सेकेंड वाला एग्जांपल समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो Q0 को रखा, Q0 कितना था? 1 कूलम। ठीक है, हमने देखा इस पर फोर्स कितना लगा? 5 न्यूटन। फिर क्या करता हूं मैं, एक दूसरे चार्ज को लेकर आता हूं, सपोज Q1 लाया, कितना लाया? चार्ज की क्वांटिटी बदल दी, मतलब जिस जगह पर, इस जगह पर मैंने पहले कितना चार्ज रखा था? 1 कूलम, तो उस पर फोर्स कितना लग रहा था? 5 न्यूटन। फिर इसी जगह पर मैंने चार्ज रखा Q1 और उसकी वैल्यू कितनी है? 2 कूलम। तो मैंने क्या देखा कि उस पर फोर्स कितना लग गया? 10 न्यूटन। फिर उसी जगह पर मैंने चार्ज Q2 रखा और देखा उसका वैल्यू कितना लग गया? 3 कूलम। तो उस चार्ज पर कितना फोर्स लगा? 20 न्यूटन। बहुत ज्यादा हवा चलती है, कितना लगा? 20 न्यूटन। फिर से देखो, एक ही जगह पर बेटा बहुत ज्यादा हवा चल रही है, मैं रोक रहा हूँ बेटा। हाँ, सेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा हवा चल रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, जहां तक हो गया यहां तक करो, मैं लेकिन कल से इसको फिर से समझा दूंगा। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। किसी को डाउट रहेगा मैं वीडियो अपलोड कर लूंगा, आप लोग देख लेना। ठीक, थैंक यू सो मच। टाइप ऑफ साइक्लोन है, घातक हो गया।